अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडी क्लास 7 लेसन नंबर 1 पेज नंबर 2 से 11 तक की स्टडी करेंगे। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप इसको बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का नेम है फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ। फिजिकल मीन तबी, स्टेट मीन हालत, ऑफ द अर्थ ज़मीन की हालत। अब हम ज़मीन की तबी हालत के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी है और बहुत सी जो है इसमें तय मौजूद है। अगर हम सबसे ऊपर वाली तय देखते हैं तो ये एक सख्त है, लेकिन ऐसे ही पूरी ज़मीन हमारी अंदर तक नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो तय पाई जाती हैं। अब जो हमारा सबसे पहले है वो है अर्थ एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे, ज़मीन जो है वो कैसे वजूद में आई और किन चीज़ों से मिलकर जो है ये वजूद में आई है। आवर अर्थ इज़ 5000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,756 किलोमीटर। हमारी जो ज़मीन है वो 5000 साल जो है वो पुरानी है और इसका जो डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। Whereas the distance around the Earth along the equator is about 40,075 kilometers. The surface of the Earth consists of the land and water. हमारी ज़मीन की जो सतह है वो किस में मुश्तमिल है? पानी और ज़मीन पर। Almost one third of the surface of the earth is land and 2/3 of the surface is covered by the water. आपको पता है, अगर हम अपनी नक्शे में देखते हैं तो हमें नक्शे में ज़्यादातर जो है वो हमें ब्लू कलर और कुछ जो है वो हमें ग्रीन कलर नज़र आता है। ये जो ब्लू कलर है ये किस चीज़ को शो करता है? ये हमारी ज़मीन में मौजूद पानी को शो करता है। जो ग्रीन कलर है वो हमारी ज़मीन में मौजूद ज़मीन जो है आबादी के लिए उसको शो करता है। इसमें देखिए, द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ज़मीन का जो इंटरनल पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है, उसको 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। सबसे पहला जो है वो है लिथोस्फीयर, सेकंड जो है वो है मेसोस्फीयर और लास्ट जो है वो है बैरोस्फीयर। अब आपको एक जो डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें आपको तीनों तहें जो है वो दिखाई गई हैं। सबसे टॉप लेयर जो है वो हमारी वो क्या है? लिथोस्फीयर, और उसकी जो सेंटर वाली है वो है मेसोस्फीयर, और इसकी मोटाई भी आपको दिखाई गई है इसमें। लास्ट हमारी जो है सबसे उसमें है बैरोस्फीयर। अब इन्हीं की जो है आपको बताई गई है। जो फर्स्ट लेयर वो कितनी है? 55 किलोमीटर, और जो हमारी सेकेंड लेयर है वो है 2900 किलोमीटर, और जो लास्ट है वो है 3500 किलोमीटर। जी तो अब हम इन लेयर्स के बारे में, इन पार्ट्स के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। जो सबसे पहले है वो है हमारे पास लिथोस्फीयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक ठोस ज़मीन का हिस्सा जो है उसको भी कहा जाता है। सतह ज़मीन आपको पता है हमारी जो सख्त है, जिसके ऊपर हम चलते भी हैं, पौधे ग्रो करते हैं, उसके अलावा एनिमल्स, तमाम जानदार जो हैं इसी हिस्से में रहते हैं। इसमें द आउटर मोस्ट, सबसे जो ऊपर वाली लेयर है ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर विच इज अर्थ क्रस्ट। ऑल लाइफ ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट ऑन विदिन अ few hundred मीटर बिलो द क्रस्ट। ये जो ज़मीन की तह है, इसमें तमाम जो भी ज़िंदगी है या जिंदा जानदार हैं वो इसी हिस्से में रहते हैं। क्रस्ट ये बहुत ही मुख्तलिफ इक़साम की होती है। इसकी थिकनेस ऑफ फ्रॉम 4 to 5 किलोमीटर। अगर हम इसकी मोटाई देखते हैं तो कितनी है? 4 से 5 किलोमीटर तक। ओशन टू सच एज द 48 to 55 किलोमीटर इन सम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अगर हम कॉन्टिनेंट से कुछ पार्ट में देखते हैं तो ओशन, समुद्र की अगर हम गहराई की बात करते हैं तो कितनी है? 41 से 55 किलोमीटर तक। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो क्या है हमारे पास? कस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब इस जो हमारे पास तय है इसको आगे से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अपर पार्ट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अपर पार्ट कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, नोन एज अ जाना जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तौर पर। एंड द लोअर पार्ट, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा, नोन एज द ओकेनिक शेल्फ। ओकेनिक शेल्फ के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज मेड ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो किस से मिलकर बना है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। देयर इज आल्सो नोन एज अ स्याल। इसके अलावा इसको स्याल के नाम से भी जाना जाता है। ओकेनिक शेल्फ इज मेड ऑफ द सिलिकॉन ऑन मैग्नीशियम, देयरफॉर इज आल्सो नोन एज अ सीमा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मेसोस्फीयर। अब पहली हमारी जो लेयर जो जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये सबसे ज़्यादा टॉप आउटर मोस्ट लेयर है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मेसोस्फीयर। When the lithosphere leaving the mesosphere which also
कॉल्ड द मेंटल। इसके अलावा इसको मेंटल भी कहा जाता है। मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एंड इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ द एलावीन। ये इसकी अगर हम मोटाई को देखते हैं तो ये हमारे पास कितनी है, थिक 2900 किलोमीटर तक। इट मेड अप 80% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड आल्सो मेक अप 68% ऑफ द अर्थ्स मास। मेंटल इज डेंसर देन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे ज्यादा थिक लेयर जो है वो है जमीन की। द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कहते हैं हरारत को, प्रेशर कहते हैं दबाव को। इसकी जो है डेंसिटी वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, किसकी वजह से, हरारत और दबाव की वजह से। द टेम्परेचर रीच अप टू 870 डिग्री इन द लोअर मेंटल। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टेम्परेचर जो है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कितनी डिग्री पर चला जाता है, 870 डिग्री तक चला जाता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बेरिस्फेयर। द थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द बेरिस्फेयर टू नोन एज अ कोर। अब जो हमारे पास थर्ड, तीसरी और सबसे आखिरी जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेरिस्फेयर। और ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे नीचे वाली तह है। इट्स रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ द आयरन एंड निकल। ये किससे मिलकर बनी है, आयरन और निकल से मिलकर बनी है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द कोर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। साइंसदान जो है वो इस चीज पर यकीन करते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, इनर कोर और आउटर कोर। अब दो हिस्से जो है उनका नाम क्या है, इनर कोर अंदर वाला हिस्सा और आउटर कोर बाहर वाला हिस्सा। आउटर कोर इज लिक्विड सच एज द मेल्ट आयरन एंड निकल। आउटर कोर जो है वो किससे मिलकर बनी है, लिक्विड से, जिसमें मेल्ट आयरन, पिघला हुआ लोहा और निकल जो है वो मौजूद है। वेयर्स इनर कोर इज सॉलिड आयरन एंड निकल। जबकि जो इसके अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर क्या, सॉलिड ठोस जो है वो मौजूद है, लोहा और निकल। इट आल्सो नोन एज अ नेफ। इसके अलावा इसको नफ भी कहा जाता है। द टेम्परेचर रीच आ 5000 डिग्री इन दिस कोर। अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है टेम्परेचर हमारी जो सेंटर वाली लेयर है उससे भी ज्यादा हो जाता है। आपको पता है जब दबाव जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है तो जो सबसे नीचे वाली तह होती है उसमें वो प्रेशर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमारी जो सबसे लास्ट वाली जमीन की तह है उसमें प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें टेम्परेचर, दर्जा हरारत भी बहुत बढ़ जाता है। कहाँ तक चला जाता है, 5000 डिग्री तक हमारा जो है वो चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको पता है कि हमारी जमीन जो है वो बहुत सी प्लेट्स से मिलकर बनी है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स द इंटायर लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट। अगर हम इस थ्योरी के मुताबिक देखते हैं तो हमारी जो ज़मीन के सबसे ऊपर वाली सतह है वो मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी है। इन छोटे छोटे पीसेस को क्या कहा जाता है, प्लेट्स कहा जाता है। अंडर सॉलिड लिथोस्फीयर देयर इज सॉफ्ट लेयर ऑफ रॉक नोन एज अ एसोस्फीयर। अब सॉफ्ट रॉक जो है इनसे मिलकर हमारी जो सतह ज़मीन है वो बनी है। ड्यू टू द सॉफ्ट रॉक अंडर These plates are consistently move. Consistently mean मुसलसल मूव, हरकत करती रहती हैं at a different speed in the different direction, जो कि मुख्तलिफ रफ्तार में मुख्तलिफ सिमत की तरफ ये हमेशा हरकत करती रहती है। Just like if you step on wet mud, वे कहते हैं गीली मुड कहते हैं मट्टी को, वो स्लिप, तो हम जो है वो फिसल जाते हैं। इसमें एक आपको एग्जांपल दी गई किस तरह की, अगर हम गीली मिट्टी के ऊपर चलते हैं और उस पे से हम क्या करते हैं, स्लिप हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी जो ज़मीन की प्लेटें हैं वो इसी तरह से हमेशा मूव करती रहती हैं। अब इनको जो है द बिग प्लेट आर फॉलोइंग। अब जो बड़ी प्लेट्स हैं उनके नाम ये है हमारे पास। सबसे पहले जो है वो क्या है, पैसिफिक प्लेट। नेक्स्ट क्या है, नॉर्थन अमेरिकन प्लेट। थर्ड क्या है हमारे पास, साउथ अमेरिकन प्लेट। फोर्थ हमारे पास जो है वो है यूरेशियन प्लेट। फिफ्थ क्या है, फेरक्रन प्लेट। सिक्स हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और लास्ट सेवंथ हमारे पास क्या है, अंटार्कटिक प्लेट्स। अब यहाँ पे आपको जो है ये नक्शा दिया गया है, इसमें आपको तमाम बराज़म और इनमें मौजूद जो प्लेट्स हैं उनके बारे में। The movement of the plates help to explain many of the Earth's features.
मूवमेंट हरकत, प्लेट्स की हरकत जो है वो मदद देती है एक्सप्लेन वजाहत करने में कि हमारी ज़मीन में कितने फीचर्स हैं, क्या क्या खसूसियात और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मूवमेंट ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट माउंटेन रेंज फॉर्म सी मेक्स कॉन्टिनेंट ग्रोथ एंड स्प्लिट देम अपार्ट। आपको पता है कि ये जो हमारी ज़मीन की प्लेट्स जो हैं ये अभी हरकत करती हैं तो बहुत सी हमारी ज़मीन के अंदर तोड़ फोड़ भी होती है, जिसके नतीजे में पहाड़, दरिया और कॉन्टिनेंटल ये जो है वजूद में आते हैं। इट आल्सो कोज्ड अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसी की वजह से जो है जलजले और आतिशां ये जो है ये फटता है। अब आपको देखें कि हमारे जब एक चीज़ स्टिल रहेगी, वो कुछ हरकत नहीं करेगी तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसकी हालत में, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर एक चीज़ मुसलसल हरकत में रहेगी, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो पीसीज हैं वो आपस में हरकत करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ज़मीन के अंदर तोड़ फोड़ होती रहेगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जलजले की सूरत में आते हैं और आतिश फिशा के फटने की सूरत में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेट बाउंड्रीज। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट हैपन व्हेन प्लेट मीट, जब प्लेटें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। 3 काइंड ऑफ द इंटरसेक्शन आर पॉसिबल एट प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट्स कैन मूव अवे, ऐसी प्लेट्स जो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर हटके मूव करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। दे कैन क्लाइड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ऐसी जो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। और जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं उनको हम ट्रांसफर बाउंड्रीज कहते हैं। अब हम इनके बारे में, या आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रही हैं। सबसे ऊपर क्या है, डाइवर्जेंट, आप देख रहे हैं कि दोनों के एरो जो है एक दूसरे की ऑपोजिट सिमत में है। जबकि आप नीचे देखते हैं कन्वर्जेंट, इसमें आप देखें दोनों के एरो जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ हैं। लास्ट में आप देखें ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, एनी बाउंड्रीज वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। वो बाउंड्रीज जिसकी प्लेट एक दूसरे से मुख्तलिफ सिमत में जो है वो हरकत करे उनको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। दिस प्लेट्स वेयर न्यू कर्स इज बीइंग क्रिएटेड। अब इसकी हरकत, इन प्लेट की इस तरह से हरकत करने से जो है वो नई जो है वो क्रस्ट, एक नई तय जो है वो वजूद में आती है। क्रस्ट मीन परत को कहते हैं, तय को कहते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर बाउंड्रीज वेयर टू प्लेट्स कम्स टुगेदर और क्लाउड इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब इसमें हम देखें कि दो प्लेट जो है वो दोनों एक साथ मूव कर रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। दीज आर प्लेस वेयर वन प्लेट मूव अंडर अनदर, दूसरे के नीचे से मूव कर रही है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह मूव करने से जो है जमीन के बहुत से नए फीचर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसमें क्या है, एट द थर्ड टाइप ऑफ द बाउंड्री टू प्लेट साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में जो है वो हरकत करना, बिसाइड ईच अदर सच एज बाउंड्री इज कॉल्ड द ट्रांसफर बाउंड्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक एरो जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा किसकी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। एक अप है तो एक डाउन है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। मूवमेंट कहते हैं हरकत को, क्रस्ट जमीन की तय को। जमीन की तय की हरकत के नतीजे में क्या होता है ये भी हम देखते हैं। रॉक इज द अर्थ क्रस्ट आर अंडर एनोमियस फोर्स। एनोमियस फोर्स मीन बहुत ज्यादा ताकत। मैनी ऑफ दीज फोर्स आर रिलेट टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। रिलेट ताल्लुक होता है मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, इसकी मूवमेंट के साथ इसका ताल्लुक होता है। इन एडिशन पार्ट ऑफ द क्रस्ट हैव हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर दबाव के नतीजे में। दिस कंडीशन कॉज चेंज इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा हरारत होती है तो इसकी वजह, इसकी ये क्या करता है, ये हमारी जमीन की हालत को चेंज करने में और उसकी शेप और स्ट्रक्चर, उसके ढांचे को बदल देता है। चेंज इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रिस्टल मटेरियल इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। हम इसको क्या कहते हैं, इस पूरा प्रोसीजर को डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक ऑफ द क्रस्ट आर कॉल्ड स्ट्रेस। यही ताकत जब पहाड़ों पर लगती है, पत्थरों पर लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। थ्री मेन there are three kind of fruit।
अब हमारे पास जो है फॉल्ट की 3 काइंड्स बताई गई हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। फर्स्ट है नॉर्मल फॉल्ट। व्हेन द हैंगिंग वॉल मूव डाउनवर्ड्स इन रिलेशन टू द फुटवेल। In the footwell, the fault is a normal fault. Normal fault occur when the stress is formed. हैंगिंग वॉल आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर में, आपको नॉर्मल फॉल्ट पर दिखाया गया है। अब क्या है, अगर एक साइड से दीवार जो है ऊपर को मूव कर रही है तो दूसरी साइड की दीवार जो है वो नीचे को मूव कर रही है, ये कौन सा है, ये नॉर्मल फॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिवर्स फॉल्ट। When the stress is formed compression, the hanging wall move upward to in relation to the footwell. The result is a resolved fluid. अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो इस फ्लूइड के नतीजे में क्या होगा, हरकत जो है वो इस कदर बढ़ जाएगी कि हमारी जो ज़मीन है उसकी हालत जो है वो तब्दील हो जाएगी। रिवर्स मीन भी तब्दील करना ही होता है। इस स्ट्रेस की वजह से जो है वो हमारी ज़मीन की जो हालत है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। लेटरल फॉल्ट, shear stress cause side to side movement resulting in a lateral fault. Unlike normal or resolved float, there is little or no up down movement along the float. अब इसमें क्या है, इसमें भी जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, और जिसकी वजह से जमीन जो है वो अपनी हालत जो है वो बदलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। इसको क्या कहते हैं, जलजले। आप लोगों को पता होगा, आपने अपनी जो है लाइफ में देखा होगा कि जलजले किस तरह से जो है वो सडन मूवमेंट होती है इसकी, और ये अचानक से जो है वो वकूअ पज़ीर होते हैं। एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग और ट्रम्बलिंग दैट द रिजल्ट फ्रॉम द सडन मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ट्रम्बलिंग कहते हैं कांप उठना जमीन का, शेकिंग हिलना, जमीन का हिलने, जमीन के अचानक हिलने के नतीजे में जो हमें सडन मूवमेंट हरकत नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं, जलजला कहते हैं। We learn about the type of the force that stress is earth crust. हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, मूवमेंट के बारे में, उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, स्ट्रेस। The force at the work along fault and cause the side of the fault is move past each other. आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दिखाई गई है जो कि जलजले के नतीजे में गिर चुकी है। आप देखिए जब हमारी ज़मीन की प्लेटें जो है वो मूव करती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है वो कांपना और हिलना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में हमारी जो ज़मीन के ऊपर कमज़ोर इमारतें या दरख्त वगैरह या कुछ भी इस तरह के पोल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छा। अब नेक्स्ट देखें, रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज टू इन फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स क्या है, ये हैं जलजले की लहरें, इनको हम क्या कहेंगे, जलजले की लहरें। वेव्स ऑफ द एनर्जी ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स विद द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। इसी की वजह से, इन्हीं वेव्स की वजह से जो जलजला है वो वकूअ पज़ीर होता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द सिस्मिक वेव्स। अब इन वेव्स के आगे से 3 इकसाम्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, प्राइमरी वेव्स जिसको हम पी से शो करते हैं, पी वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी जिसको हम एस वेव्स कहते हैं, एंड लास्ट सरफेस जिसको हम एल वेव्स कहते हैं। ये 3 वेव्स हैं जिनको हम पी, एस और एल के जरिए से शो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स ऑफ द अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स। अब इसमें क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो जलजला आता है और वो हमारी ज़मीन को किस तरह से इफेक्ट करता है। द एरिया अलोंग द फॉल्ट ब्रीथन द अर्थ सरफेस वेयर द रॉक ब्रेक एंड मूव इज कॉल्ड द फोकस। ऐसी जगह जहाँ पे सरफेस में हमारा जो है वो दबाव बढ़ता है और पहाड़ जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं और मूव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोकस कहते हैं। द फोकस इज वेयर एन अर्थक्वेक बीइंग डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज द एपिक सेंटर। एपिक सेंटर किसको कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे जलजला जो है वो वकूअ पज़ीर होता है। जिस जगह से, जिस जमीन की सतह की प्लेट की मूवमेंट की वजह से जलजला आता है उसको एपिक सेंटर भी कहते हैं। व्हेन द अर्थक्वेक कॉज सिस्मिक वेव्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन
फ्रॉम द फोकस। तो जब जल्जला आता है तो सिस्मिक वेव्स को जो है वो हर मूवमेंट, हर एक डायरेक्शन की तरफ जो है वो हरकत करती हैं। दे रीच द एपिक सेंटर फर्स्ट, सबसे पहले उस जगह पे ये फोकस करती हैं जहाँ पे जल्जले का मरकज हो। जैसे ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जल्जले का मरकज जो है वो ये जगह है, तो इसलिए यहाँ पे फोकस किया गया। इसको हम क्या कहेंगे? एपिक सेंटर। The strongest shaking is usually felt at the epicenter। तो ये जब स्ट्रॉन्गली, मजबूती के साथ मूव करती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे मौजूद जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से हरकत में आ जाती हैं। पी वेव इज द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स। पी वेव्स ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। पी वेव्स जो हैं, जिसको भी हमने पढ़ा, जिसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, वो जो है वो बहुत जल्दी से मूव करती हैं। अब ये किसके जरिए मूव करती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस के जरिए। दे मूव थ्रू द अर्थ इन डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब ये किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की बनावट और मटेरियल पे डिपेंड करती है। जिस तरह का मटेरियल होगा उतनी ही स्पीड होगी। एज द मूव डीपर इनटू द अर्थ, डीपर कहते हैं गहराई के अंदर ये मूव करती हैं। वेयर मटेरियल इज मोर डेंसर दे स्पीड अप, जहाँ पे मटेरियल जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा और ठीक है वहां पे इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है। पी वेव्स आर पुश पुल वेव्स। पी वेव्स जो है पुश और पुल वेव्स यानी धकेलती हैं और ताकत भी लगाती हैं। दे कॉज रॉक पार्टिकल्स टू मूव बैक। ये रॉक पार्टिकल्स को मूव बैक, पीछे की तरफ धकेल देती हैं। एंड फोर्थ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर मूविंग। दे पुश रॉक पार्टिकल्स इनटू द पार्टिकल्स अहेड, two of them compress them. The rock particles bounce back. They hit the particles behind them that are being pushed forward. ये क्या करती हैं? इस पे ताकत लगाती हैं और वो सारा मटेरियल उसको पीछे की तरफ धकेल देती हैं। S waves do not travel through the earth as faster as P waves। अब हमारे पास जो S wave है, जिसे हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, वो P waves की तरह बहुत स्पीड में मूव नहीं करती। S waves can travel थ्रू सॉलिड बट नॉट थ्रू लिक्विड और गैस। अगर हम देखते हैं पी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के जरिए से जो है वो सफर करती हैं, जबकि एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल के जरिए से वेव करती हैं, ना कि लिक्विड और गैस के जरिए। एस वेव्स कॉज द रॉक पार्टिकल मूव फ्रॉम साइड टू साइड। ये किस तरह से करती हैं? रॉक पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के नतीजे में ये मूव करती हैं। द स्लोएस्ट सिस्मिक वेव्स आर एल। अब हम जो देखते हैं हमारी सबसे सुस्त जो है लहरें वो कौन सी हैं? एल वेव्स, जिसको हम कहते हैं। व्हेन पी वेव्स एंड एस वेव्स अराइव एट द अर्थ सरफेस। एक्सरसाइज में बोल के पानी है तो वो तो सॉल्व नहीं कर दी तुमने। The slowest sismic wave are L waves. When P wave and S waves arrive at the earth's surface, the energy is changed into the L waves. L waves cause the most damage during the earthquake because they cause of earth's surface to move up and down. जब जल्जले की सूरत पैदा होती है तो ये हमारी सतह जमीन को अप एंड डाउन मूव करने में, ऊपर नीचे मूव करने में जो है वो ये वेव्स हेल्प करती हैं। आल्सो साइड टू साइड, और एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। इन अदर वर्ड्स द ट्विस्ट एंड बैंड द अर्थ सरफेस। अब हमने ये तीन वेव्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। आपको पता होगा पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। यहाँ पे आपको डायग्राम में पी वेव्स और एस वेव्स दिखाई गई हैं जी। तो अब हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम उसके आंसर की तरफ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन अर्थ। जमीन पर नोट लिखें। अभी हमने रीडिंग में पढ़ा आवर अर्थ इज 5000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,756 किलोमीटर। वेयर इज द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ अलोंग द इक्वेटर इज अबाउट द 40,075 kilometers. The surface of the earth consists of the land and water. Almost 1/3 of the surface of the earth is land and the 2/3 of the surface is covered by the water. The internal part of the earth is divided into 3 parts. अभी ये हमने रीडिंग में पढ़ा कि हमारी ज़मीन जो है वो बहुत पुरानी है। इसका टोटल डायमीटर भी अभी हमने पढ़ा वो है 12,756 किलोमीटर। और इसी तरह अगर हम देखते हैं तो अभी हमने देखा कि हमारी ज़मीन जो है वो पानी और सतह ज़मीन पर जो है वो मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारी ज़मीन जो है वो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये अभी हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, विच कौन सी द आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लेयर तय ऑफ द अर्थ जमीन की। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। आपने पढ़ा लिथोस्फीयर जो वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसके ऊपर हम मूव करते हैं, जिसपे हम जिंदा रहते हैं। विच इज द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम द 4 to 5 किलोमीटर विथिन द ओशन टू एज मच एज 48 to 55 किलोमीटर इन सेम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द क्रस्ट within to the ocean is called the oceanic crust and the crust beneath the continent is called the continental crust। इसके बारे में भी अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। अभी आपने लिथोस्फीयर के बारे में जो डिटेल पढ़ी है वो आपकी इस क्वेश्चन के आंसर में सारी डिटेल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें हमने क्या बताना है, एक्सप्लेन वजाहत नहीं है, थ्योरी उस थ्योरी की जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द एंटायर लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारी ज़मीन की तह है इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड तकसीम कर दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़मीन की भी। अंडर solid lithosphere there is a soft layer of rocks known as a asthenosphere। अच्छा, आपका नाम चैप्टर नंबर 1 4 मास वीडियोस। जी तो बच्चों इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी ऑफ द प्लेट्स। इसमें हम ड्यू टू द सॉफ्ट रॉक underneath these plates are constantly move each at a different speed and different direction। इसमें हम क्या देखते हैं कि हर प्लेट जो है मूव कर रही है मुसलसल और डिफरेंट स्पीड, मुख्तलिफ जो है वो स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। अब इसमें हमने क्या करना है, प्लेट बाउंड्रीज की टाइप्स के बारे में बताना है। अभी हमने इसमें रीडिंग में भी इसके बारे में पढ़ा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स हैं किसकी, प्लेट बाउंड्रीज की। इनमें सबसे पहली कौन सी है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जो आपको पता है कि एक दूसरे से मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। एक दूसरे से दूर जो है वो हरकत करती हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये वो बाउंड्रीज हैं जो एक साथ मूवमेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये क्या है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। अब हमने क्रस्ट की मूवमेंट, हरकत पर नोट लिखना है। अभी हमने रीडिंग में इसके बारे में पढ़ा है, रॉक इज द अर्थ क्रस्ट ऑन द अंडर एनोमियस फोर्स। मेनी ऑफ दीज फोर्स आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ द tectonic plates. In addition, part of the crust have high temperature and pressure. This condition case change into the shape and structure of the earth crust. Change the shape and structure of the earth crustal material is called the deformation। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी ज़मीन की तह जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, हमारी ज़मीन की शेप जो है, शक्ल, उसको तब्दील कर देते हैं और उसकी हालत को तब्दील कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। ज़लज़ले की वजूहात के बारे में हमने जो है वो वजाहत करनी है। अभी हमने इसमें डिटेल से पढ़ा कि जो हमारी प्लेट्स की मूवमेंट है, जब वो सडन मूवमेंट होती है तो हमारी जो ज़मीन है वो हरकत में आ जाती है और हरकत जो है उस हरकत को हम क्या कहते हैं, ज़लज़ला कहते हैं। The earthquake is the shaking and troubling that result of the sudden movement of the part of the earth crust। किसी भी ज़मीन की प्लेट की सडन मूवमेंट, अचानक हरकत जो है वो हमारी ज़मीन को हिला देती है और इसी हालत को हम क्या कहते हैं, ज़लज़ला। हम मल्टीप्लाई चॉइस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ। हमारी ज़मीन का डायमीटर कितना है, इसका आंसर क्या है हमारे पास 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू। हमारी ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 पार्ट्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द टेम्परेचर रीच अप टू 870 degree centigrade in the lower mantle. The entire lithosphere is earth is divided into pieces called plates
Any boundary where plates move away from each other is called the divergent boundaries. Change the shape and structure of the earth's crystal material is called deformation. The force acting on the rock of the crust is called stress. A fold producing and upward bulge is an anticline. The rock break and grain past each other, release huge amount of energy. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमें कुछ स्टेटमेंट जो है वो इसमें से ब्लैंक्स दी गई हैं, इनको हमने वर्ड लगाकर जो है इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है ओवर अर्थ इज डैश मिलियन ईयर ओल्ड, 5000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज मेड ऑफ डैश एंड डैश सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओशियन शेल्फ इज मेड ऑफ डैश सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। Biosphere is mainly composed of iron and nickel. Folding means dash or dash, bending and tilting. Folds can be divided into dash basic type. 3 basic types. There are 3 main types of seismic waves called primary, secondary and surface. The area along the fault written in the earth's surface where the rock break and move is called the strongest shank is usually felt at the dash apex center. The slowest seismic waves are waves एल वेव्स। इसमें हम करेंगे एल वेव्स। नेक्स्ट है लेबल द डायग्राम। ये आपने इसके डायग्राम के बारे में पहले भी डिटेल से पढ़ा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आपको बताया गया है उन्हीं पॉइंट को हम लेबल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये इसकी जो है वो पार्ट्स है, अब हम इनके बारे में जो है वो बताएंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये अर्थ है, ये जमीन है हमारी। अब इसकी सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मेसोस्फीयर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बेरिस्फीयर। अब हम इनके बारे में बताएंगे कौन सा पार्ट जो है वो कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल है। फर्स्ट जो है वो 55 किलोमीटर पे, सेकंड जो है वो 29 किलोमीटर पे है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो कितने पे है, 3500 किलोमीटर पे। ये हमारे पास क्या है, हमारी अर्थ लेयर्स। जी तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जी तो बच्चों अब आपने देखा कि हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको आपने सॉल्व करना है और उसको अपनी नीट कॉपी पे जो है वो राइट करके स्कूल में सबमिट करवाना है। इसके लिए आपका जो डे है वो ट्यूसडे है और टाइमिंग जो है वो 8 to 12 o'clock की है। इसमें आपने आकर जो है वो अपना काम चेक करवाना है। आपको असेसमेंट वर्कशीट दी जाएगी जिसमें आपको टेस्ट टीचर्स बना के देंगी जो आप सॉल्व करके स्कूल में टीचर